नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर इस क्लास में हम देखने वाले हैं भूगोल के इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही या सुमेलित नहीं है। तो स्थानीय हवा का उस देश से मैचिंग करनी है आपको कि बाएँ तरफ आपको दी गई हैं स्थानीय हवा और दाएँ तरफ दिए गए हैं उनके देश। तो एक का मिलान सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, दो तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन है, बिल्कुल आसान है। लू सबको पता है, भारत में गर्मियों में चलती है लू, और इसके साथ साथ लू जैसी ही अमेरिका में चिनूक भी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अमेरिका में चलने वाली स्थानीय हवा चिनूक। तो ये दोनों तो बिल्कुल आसान ऑप्शंस हैं। अब रहे हमारे फोन और सिरोको। तो फोन भी ऑल्पस पर्वत में चलती है, तो ये भी सही मिलान है। तो यहाँ पे सही मिलान नहीं है, वो कौन सा, सिरोको कनाडा। जो सिरोको है वो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक हवा है, ठीक है, और ये मुख्यतः इटली में चलती है और इटली में इससे अंगूर की खेती में भी नुकसान होता है। तो सिरोको का संबंध कहाँ से है, इटली से है, ठीक है। सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ यह प्रभावित होती है सिरोको। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो सौरमंडल के सदस्य कौन होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु, और इसके साथ साथ अन्य आकाशीय पिंड के समूह को एक साथ हम सौरमंडल कहते हैं। इसमें ना सिर्फ फ्रेंड्स ग्रह और उपग्रह आते हैं, इसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और अन्य प्रकाशीय पिंड भी आते हैं, लेकिन ताराकार इसमें नहीं आता है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। बाकी नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह सौरमंडल के सदस्य हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कूलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। बताएं आप, कूलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। कूलगाड़ी की खाने हैं और यह किस देश में है आपसे पूछा जाए तो यह है फ्रेंड्स कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। कूलगाड़ी की खाने कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ स्थित हैं, ठीक है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन खानों में क्या निकाला जाता है, सोना। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 2001 से 11 की जो दशक है उसमें जनसंख्या में भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो कई बार ही परीक्षाओं में आया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 की वृद्धि दर फ्रेंड्स कितनी थी, 17.64%। पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। भारत की 10 की वृद्धि क्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार 17.64%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा हॉटस्पॉट में शामिल है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है, वहां पर विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाली दुर्लभ प्रजातियां अभी भी विद्यमान है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने बताया जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ किसे कहते हैं हम, ऐसे क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल काफ़ी अधिक हो, जहाँ पर विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाली दुर्लभ प्रजातियां अब भी विद्यमान हैं या संरक्षित हों, ठीक है, उसे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1911 में, कब, 1911 में किसने रखी थी, नॉर्मन न्यूमर्स ने रखी थी। नॉर्मन न्यूमर्स। किसकी, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा। और अगर भारत में बात की जाए तो पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी हिमालय किसमें आते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट में आते हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो दिए गए विकल्पों से पश्चिमी घाट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हमने समझा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, इसकी अवधारणा सबसे पहले 1911 में नॉर्मन न्यूमर्स ने रखी। और भारत में दो मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना। कौन सी, गंडक परियोजना। ये गंडक परियोजना है भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, और इसमें बिहार उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य है। इसके साथ साथ कुछ लाभ इसका नेपाल को भी मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पर,
कोलकाता में। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। पहले इसका नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। क्या था? दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुछताछ घास मैदान कहाँ पाया जाता है? आपने देखा होगा एक ना एक घास मैदान का प्रश्न आ जाता है और बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 हैं, तो आप इन सबको याद कर लें तो इस प्रश्न के बनने की संभावना अधिक रहती है। पुछताछ घास मैदान कहाँ पर है? यह है हंगरी में। इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पुछताछ घास मैदान हंगरी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और विशाल हिमालय, या उसी को हम बृहत हिमालय कह सकते हैं, बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिम छोर के बीच में स्थित है और इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ये जो कैप ऑफ गुड होप है वो दक्षिण अफ्रीका का अंतिम बिंदु है, उसी में नीचे की तरफ स्थित है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रेंड्स बार्थोलोमू डियाज ने। किसने की थी? बार्थोलोमू डियाज ने इसकी खोज की थी। और वास्को डी गामा भारत आया था, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही भारत आया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बार्थोलोमू डियाज, और यह अफ्रीका का अंतिम बिंदु है, सुदूर दक्षिणी कोने पर स्थित है यह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं। क्या है दिए गए विकल्पों में से? नवीनीकरण, जिसे नया किया जा सके, पुनः उत्पादित किया जा सके। अनवीनीकरण, उपयोग करने के बाद धीरे धीरे यह समाप्ति की तरफ बढ़ें। तो इनमें से आपको पता है कोयला, इसके भंडार सीमित हैं, एक ना एक दिन ये अवश्य खत्म होंगे, तो ये क्या हो गए? अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हो गए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, जल चक्र में वाष्पीकरण, ठीक है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन बोल सकते हैं, अपवाह संग्रहण, ठीक है, अंतःस्यंदन, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, संघनन होता है, लेकिन इसमें संचलन नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करने में अवैध शिकार तस्करी को रोकने के लिए इसे लागू किया, और जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना को और अधिक कठोर बना दिया। तो यह कब पारित किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में जो खारे पानी की झील दिए गए विकल्पों में कौन सी है? सोमुरीरी। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। जो सोमुरीरी है वो भारत के जो जम्मू कश्मीर वहाँ के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में चांगघंग पठार पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, और यह झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। लगभग 2700 के समथिंग इसकी 2700 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अनाईमुड़ी यह कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में है अनाईमुड़ी, और समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दक्षिण भारत की। और इसके साथ साथ हिमालय पर्वत श्रेणी के अतिरिक्त भी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर हिमालय को हम हटा दें, अनाईमुड़ी। और यह पश्चिमी घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट के रूप में ही पूछा जा सकता है, और पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है?
एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अपस्थानिक मूल या उसी को हम अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। तो यह क्या होती हैं अपस्थानिक जड़ें? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ों को ही हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तना से उत्पन्न हो जाती हैं, पौधे के किसी भी भाग से उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अगर बरगद के पेड़ को देखा हो, अधिक पुराने हैं, तो उसमें आप कहीं से भी जड़ें देख सकते हैं, ना सिर्फ जमीन से बल्कि तना से भी उसमें जड़ें देखने को मिलती हैं। तो बरगद हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहां पर स्थित है? तो हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समीप में लगभग 60 द्वीप समूह हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया, और इसी में अमेरिका का नौसेना अड्डा स्थित है। कहां पर? हिंद महासागर की डिएगो गार्सिया में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहां स्थित है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? मयूरभंज भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहां पर लोहे के बड़े बड़े भंडार हैं खनिज के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा मयूरभंज, उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं हम, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अगर आप भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन से आसानी से आपसे बन जाएगा। नील नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी, ये अभी बड़ी नदियां हैं, आप सभी ने पढ़ी होंगी। कहाँ की हैं? अफ्रीका महाद्वीप की। लेकिन जो हडसन नदी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत के पूर्वी हिस्से में बहने वाली नदी है हडसन नदी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरेज अंकारा पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन, ये सभी एशिया की पाइपलाइन है, जबकि रूबी पाइपलाइन ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की पाइपलाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के प्रमुख लीची उत्पादक राज्यों की बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड प्रमुख लीची उत्पादक राज्य हैं। लेकिन बिहार राज्य लीची का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसमें सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है समस्त राज्यों में। तो पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है? क्षोभ मंडल में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है, तो वह लगभग कितने किलोमीटर पर कितना बढ़ता है? ये प्रश्न में पूछा गया और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य दर क्या है, पतन दर क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसमें तापमान ऊपर जाने पर क्या होता है? कमता है। और क्षोभ मंडल में प्रति 165 ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है। ठीक है, और अगर इसे हम किलोमीटर में बदलें तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री कितना होता है? 1 किलोमीटर जाने पर हम 6.5 डिग्री तापमान की ह्रास होता है, इतनी कमी आती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर जाने पर तापमान कम हो जाता है क्षोभ मंडल में। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, दिन की अवधि तापमान की जो वितरण को प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति बिल्कुल करती है। जो भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है, वहाँ पर लगभग तापमान अधिक होता है। और अगर हम उत्तर की तरफ जाएं, दक्षिण की तरफ जाएं, दोनों ध्रुवों की तरफ, तो तापमान में धीरे धीरे क्या होता है? कमी आने लगती है। तो जाहिर सी बात है, अक्षांशीय स्थिति से क्या होगा? तापमान का प्रभाव पड़ता है। समतल से ऊंचाई, ऊंचाई पर भी तापमान प्रभावित होता है। अभी हमने पिछले ही प्रश्न में डिस्कस किया कि ऊंचाई पर जाने पर क्षोभ मंडल में कमता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप। भूकंप का तापमान से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पर। नील नदी का उद्गम स्थल है, और जरूर फ्रेंड्स बताना, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। 25 में से आपसे कितने प्रश्न बने, कितने नंबर आपके 25 में से आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें।
तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।